प्रथम प्रश्नकर्ता संस्था के YouTube चैनल को बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं और उन्होंने लगभग 1000 वीडियोस सुनने के बाद कुछ बातें समझी हैं और उन बातों को स्पष्ट करते हुए एक प्रश्न का निर्माण किया है। पूछ रहे हैं, आचार्य जी, आपके सभी वीडियोस में एक गुण, एक बात साझा है। आप जो भी कहते हैं सटीक कहते हैं। आपकी बातें इधर उधर नहीं, सीधे चोट करती हैं, बहुत सिंपल होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। आपकी सीधी सटीक बातें असर करती हैं, जीवन में जो दुर्गुण होते हैं उनको काटती हैं। पर उस YouTube चैनल से जैसे ही दूर होता हूँ और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आता हूँ, सिर्फ धूमिल वैविध्य दिखाई देता है। इधर उधर की बातें, दुनिया भर की जटिलता, सरलता का दूर दूर तक कोई स्थान ही नहीं है। एक तरफ संस्था का यह YouTube चैनल है जहाँ पर आप लगातार केंद्र पर ही चोट कर रहे हैं, एकदम सटीक निशाना लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ इतनी जटिलता फैली हुई है कि कुछ समझ ही नहीं आता है। जवान आदमी हूँ, दिल से चाह है कि जैसे ये वीडियोस हैं एकदम सटीक, वैसा ही एकदम सटीक सीधा बन जाऊं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। आज शिविर का पहला दिन है। दो ही तरीके हैं जिंदगी जीने के। तीसरा कोई खोज नहीं पाएंगे आप। कोई तीसरा अगर आपको लगता भी है कि आपको मिल गया तो वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा वास्तव में। और जब मैं कह रहा हूँ दो ही तरीके हैं ज़िंदगी जीने के, तो ज़िंदगी से मेरा आशय कोई बहुत बड़ी, फैली हुई, लंबी या आगे की या पीछे की, दूर की चीज़ नहीं है। मेरा आशय है दिन भर जो कुछ करते हैं, हर छोटी बड़ी बात, हर छोटा बड़ा विचार, सब निर्णय, सब संबंध इत्यादि। क्या हैं दो तरीके? एक तो ये कि जो दिखे, जो सुनाई दे, मन में जो प्रकट हो जाए, जो विचार, जो भावना उठ जाए, उसी से लिपट जाओ, उसी की ओर दौड़ पड़ो। और दूसरा तरीका है कुछ और। पहला तरीका ज्यादा संभावित है, क्योंकि हमारी संरचना ही पहले ही तरीके से जीने के लिए हुई है। दुनिया में करोड़ों चीजें हैं। संसार का नाम ही है विविधता, डाइवर्सिटी। दुनिया का मतलब ही है कि वहां वस्तुएं ही वस्तुएं होंगी। जिधर देखो उधर एक नई चीज है। समय बीत रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो जा रहा है, बाहर भी बदलाव हो रहा है, भीतर भी बदलाव हो रहा है ना? तो अगर आप की प्रवृत्ति हर प्रकट होने वाले विषय के साथ जुड़ जाने की है, तो आपको हमेशा खूब मसाला मिलता रहेगा। आप
की शक्ति से भी ज्यादा आपको विषय मिलते रहेंगे। एक वस्तु मांगोगे आकर्षित होने के लिए, संबंधित होने के लिए 10 मिलेंगी, और जितनी मिलेंगी वो सब ऐसी ही होंगी, छितराई हुई, फैली हुई, तिनका तिनका, टूटी फूटी, जैसे हवा में तैरते धूल के कण, नन्हे नन्हे, न जाने कितने। वास्तव में एक से ही, लेकिन आपस में बिल्कुल भी संबंधित नहीं। तुम धूल के जिस कण से चाहो उससे रिश्ता बैठा लो, थोड़ी देर तक मन वहां लगा रहेगा, बहला रहेगा, उसके बाद कोई दूसरा कण मिल जाएगा, वहां जाकर बैठ जाओ। ये जीने का प्राकृतिक तरीका है। हमें यही विकल्प दिया है प्रकृति ने, इसको डिफॉल्ट कह सकते हो। अध्यात्म की भाषा में इसे जटिलता कहा जाता है, कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ही यही है, फैलाव, बिखराव, ऐसा जिसमें कोई केंद्रीय तत्व न दिखाई देता हो। जब कहीं कोई केंद्रीय तत्व न दिखाई देता हो, जब समझ में ही ना आता हो कि ये जो हजारों रस्सियां आपस में उलझी हुई हैं, इनमें किसका ओर कहां, किसका छोर कहां, तो उसको हम कह देते हैं स्थिति जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, नॉटेड है, उलझी हुई है, गांठ लगी हुई है, ग्रंथि है। ये जटिलता है, समझ रहे हो? बहुत कुछ है, जैसे हजारों छोटी छोटी रस्सियां, और वो सब आपस में गुत्थम गुत्था हो गई हैं। वास्तव में देखा जाए तो उनका आपस में कोई संबंध नहीं, एक रस्सी दूसरी रस्सी, लेकिन वो सब संबंधित हो गई हैं। ये जटिल स्थिति है। आदमी हजार चीजों से उलझा हुआ है, उसे कुछ पता नहीं कहां आना है, कहां जाना है। वो जैसे हर सुनाई दिखाई अनुभव होने वाली चीज का गुलाम हो गया है। कुछ भी आंखों के सामने आएगा उससे जुड़ ही जाना है, उसे कीमत दे देनी है, उसे मन में स्थान दे देना है, उससे रिश्ता बना लेना है, उसके बारे में विचार कर लेना है, उसके बारे में कोई राय रख लेनी है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है। प्रकृति ने हमें ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि वो जरूरी था। जंगल में जीने के लिए वैसा होना जरूरी था। आप अगर जंगल में हैं, घनघोर बियाबान जंगल, और आपको अपने दाईं तरफ से पत्तों के खड़कने की आवाज आती है, क्या आप उस आवाज की उपेक्षा कर सकते हैं? बोलिए, नहीं कर सकते ना। कर दी तो क्या होगा? क्या पता शेर हो। आप अगर जंगल में हैं और दूर कहीं कुछ लाल हरा दिखाई देता है, थोड़ी ऊंचाई पर, पेड़ पर, क्या आप उसकी उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या पता फल हो, फल से ही तो पेट चलना है, जिंदगी चलनी है। तो प्रकृति ने इस नर देहधारी पशु को ऐसा बनाया ही है कि कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उसे उसका संज्ञान लेना ही लेना है। देखा है ना, आंखें इसीलिए लगातार घूमती रहती हैं, कान इसीलिए लगातार सुनते रहते हैं। कानों को यह सुविधा ही नहीं दी गई है कि वो तय करें कि क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्योंकि क्या पता कहां से कोई खतरा आ जाए और क्या पता कहां से कुछ भोजन इत्यादि का प्रबंध हो जाए। तो लगातार सुनते रहो भाई। और जिसके लिए प्रकृति में अपनी सुरक्षा, अपना जीवन
जितना मुश्किल होता है वो उतना ज्यादा बाहरी माहौल को लेकर के सतर्क रहता है। एक खरगोश को देखिएगा, जरा सी आहट पर उसके कान खड़े हो जाते हैं और आपकी आंखें तो सिर्फ सीध में देख पाती हैं। खरगोश के दृश्य पटल का विस्तार कहीं ज्यादा होता है। वो बैठा जमीन पर है, बिना सर उठाए वो आसमान को भी देख लेता है, क्योंकि उसको आसमान की ओर से भी खतरा है, क्या पता कोई चील आ रही हो नीचे। आदमी को तो जो भी आशाएं हैं या आशंकाएं हैं वो तकरीबन अपने जमीनी तल पर ही होती हैं ना। आसमान से तो उस पर कोई विपदा नहीं बरसनी। खरगोश पर तो आसमान से भी कुछ आ सकता है, तो उसकी आंखें आसमान को भी देखती रहती हैं, उसे सर नहीं उठाना पड़ता, ऐसे बैठे बैठे उसकी आंख आसमान को सीधे ऊपर देख लेती है। तो इंद्रियों का निर्माण हुआ ही शरीर की सुरक्षा के लिए है। शरीर और इंद्रियां एक हैं। इंद्रियां ना हो तो शरीर बहुत दिन चल नहीं सकता। पूरी शरीर को ही आप एक बड़ी इंद्रिय कह सकते हैं। शरीर और कुछ है ही नहीं, समूची इंद्रियों के एक संकाय का नाम है शरीर। सब मिला के एक में कर दिया गया है, वो शरीर बन गया है। समझ में आ रही बात? इसीलिए तो शरीर में कहीं कुछ भी होता है तो आपको उसका अनुभव हो जाता है। अनुभव का अर्थ ही है कि शरीर में कहीं कुछ भी हो रहा है, वहां पर उसका संज्ञान लेने के लिए, उसको कॉग्नाइज करने के लिए कोई इंद्रिय मौजूद है। भले ही आप अपनी आंतों को देख नहीं पाते, पर आंतों में कुछ गड़बड़ होती है तो पता चल जाता है कि नहीं पता चल जाता है। माने आंतों में भी इंद्रिय तो मौजूद है ही, जिनको आप आज की भाषा में नर्व्स कह सकते हैं। जहां तक बाहरी शरीर की बात है, ऊपर से लेकर नीचे तक हम पर त्वचा का ये खोल पड़ा हुआ है। तो ऊपर से लेकर नीचे तक शरीर क्या है? पूरी एक इंद्रिय है। उसे छुए, कहीं भी छुए पता चल जाना है। शरीर का इस तरह से रचा जाना जरूरी था अगर आदमी को जीवित रहना था, अगर आदमी की नस्ल को आगे बढ़ना था। प्रकृति ने ऐसा ही रचा है हमें। प्रकृति ने कैसा रचा है हमें कि हम हर छोटी बात में उलझते रहें, क्योंकि वो जो छोटी बात है वो दिखने में छोटी है पर प्राणलेवा हो सकती है, या फिर उसी छोटी सी बात से क्या पता कुछ खाने पीने की या प्रजनन आदि की व्यवस्था हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो हम पैदा ही ऐसे होते हैं कि हमें छोटी छोटी बातों में उलझना है। यह जंगल से मिली विरासत है हमको कि हमें छोटी बातों में उलझना ही उलझना है। जैसे कि खरगोश को हर छोटे से खटके का ख्याल करना है, जैसे कि बंदर को, जैसे कि जंगल के ज्यादातर जीवों को। बस वो जीव नहीं करते जो शरीर से बहुत भीमकाय हैं। अजगर अगर खा पी कर मस्त पड़ा है तो बहुत ख्याल नहीं करेगा कि आसपास से कौन सा जानवर गुजर गया। बाकी सब करते हैं। अब समझ में आ रहा है कि क्यों सत्र से बाहर निकल करके आप भी छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों में उलझना ही प्रकृति है, क्योंकि पशु का काम ही है हर छोटी बात में उलझना, हर छोटी बात में उलझना और फिर थोड़ी देर के लिए केंद्रित हो जाना, कंसंट्रेटेड हो जाना वहां पर जहां कुछ लाभकारी या मनोरंजक मसाला मिल रहा है। गाय या भैंस को कभी किसी हरे मैदान में चरते हुए देखिएगा, वो सर ही ऊपर नहीं उठा रही। देखा है कभी? वो सब के सब सर नीचे करे हुए हैं, जैसे चिपक गए हो घास से उनके सर, मुंह बिल्कुल घास में लगा हुआ है। उन्होंने बहुत देर तक घास की तलाश की, घास की प्रतीक्षा की,
और जब वो प्रतीक्षा कर रहे थे तो विशेष रूप से घास की नहीं कर रहे थे, कुछ और भी अगर प्रबंध हो जाता खाने पीने का तो वो भी ठीक था। फल मिल जाए तो क्या बुराई है, भूसा मिल जाए चलेगा, शाक सब्जी कुछ मिल जाए वो भी चलेगा। फिर अचानक दिखाई पड़ गया घास का मैदान, तो अब वहां पर वो पूरे तरीके से केंद्रित हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे। तो प्रकृति एकाग्रता भी सिखाती है, पर थोड़ी देर की, जैसे छिपकली की एकाग्रता। छिपकली के सामने कीड़ा है, कभी देखा है? छिपकली बहुत एकाग्र होकर कई कई मिनट तक स्थिर रह सकती है। बाहर से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे योगी, एकदम शांत खड़ी, और फिर अचानक झटके से आगे बढ़ के वो उस कीड़े को या मच्छर को दबोच लेती है। तो ये दो चीजें प्रकृति में पाई जाती हैं और हमारी शारीरिक सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। पहली विक्षेप, दूसरी एकाग्रता। विक्षेप का अर्थ है भटके हुए रहना, कभी इससे जुड़ना, कभी उससे जुड़ना, कभी यहां उलझना, कभी वहां उलझना, कभी इधर देखना, कभी उधर देखना, हर छोटी बात को अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण बना लेना, किसी भी चीज की उपेक्षा ना कर पाना, यह प्रकृति करवाती है। प्रकृति ये इसीलिए करवाती है ताकि विक्षेप के एक काल के बाद एकाग्रता का एक काल आए, जिसमें आपको कुछ मन मांगी वस्तु मिल गई है और आप उस वस्तु का तसल्ली से उपभोग कर सकें। यह प्रकृति कराती है। लेकिन घास कितनी देर चलती है? गाय भैंस घास पर बहुत केंद्रित हो गई, कितनी देर चलेगा मामला? बहुत देर नहीं चलेगा। या तो रात हो जाएगी, या घास खत्म हो जाएगी, या कोई और बात हो जाएगी। भाई घास के मैदान पर अगर इतनी गाय भैंस हैं तो लगता तो ऐसा है कि आसपास फिर कुछ हिंसक जानवर भी होने चाहिए। वो कहेंगे भाई हमारा भी कुछ हक बनता है ना, गाय को तो घास मिली, हमें गाय मिलनी चाहिए। तो कुछ ना कुछ स्थितियां बदलेंगी, कालचक्र बदलेगा और एकाग्रता को टूटना पड़ेगा। हरी हरी घास सदा के लिए नहीं हो सकती। गाय को, भैंस को उस मैदान से हटना पड़ेगा, और जैसे ही हटेंगी विक्षेप का अगला दौर पुनः चालू हो गया। विक्षेप, एकाग्रता, फिर विक्षेप, फिर एकाग्रता, फिर विक्षेप, फिर एकाग्रता, फिर विक्षेप, फिर एकाग्रता। विक्षेप समझते हैं ना? छितराए हुए ध्यान को कहते हैं विक्षेप। 10 चीजों में बटे हुए मन को कहते हैं विक्षिप्त मन, विक्षेप ग्रसित मन। प्रकृति ने हमको ऐसा ही बनाया है। बटे बटे रहो, बटे बटे रहो, बटे बटे रहो, 100 चीजों के साथ लिपटते उलझते खेलते रहो। फिर एक चीज मिल जाती है थोड़ी देर को, जो थोड़ी देर के लिए मन को भा जाती है, जैसे घास। उसके साथ समय बिताया, लेकिन वो समय अनंत नहीं होता। थोड़ी ही देर बाद काल चक्र प्रवर्तन होता है, आपको किसी और दिशा में बढ़ जाना पड़ता है। जिस दिशा में जाते हैं वहां फिर हजारों विकल्प खुल जाते हैं, 100 रास्ते खुल जाते हैं। उन 100 रास्तों में आप फिर उलझ जाते हैं, और ऐसा चलता रहता है। यह काम सारा प्राकृतिक है, यह काम सारा शारीरिक है। शरीर को यह सब चाहिए होता था जंगल में। प्रश्न मेरा यह है कि क्या आज भी शरीर को उसी तरह से व्यवहार करने की जरूरत है? आज नहीं है, जंगल पीछे छूट गया। लेकिन आदमी ने जंगल को बहुत तेजी से पीछे छोड़ा है। जितनी तेजी से आदमी आगे बढ़ आया है, उतनी तेजी से आदमी का शरीर आगे नहीं बढ़ पाया है। जांच लीजिए थोड़ा सा, उस आदमी का चित्र देखिए, इंटरनेट पर देख लीजिए या संग्रहालय आदि में देख लीजिए, जो जंगल में रहा करता था, गुफा का वासी था, आदि मानव था, उसकी तस्वीर देखिए। उसके ढांचे भी मिल जाएंगे, उनको देखिए। और फिर आज के आदमी का शरीर देखिए। क्या दोनों में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है?
वो जो आदमी आदि मानव में रहता था, सिर्फ उसका नंगा शरीर देखिए और आज के इंसान का नंगा शरीर देखिए, क्या दोनों में आपको बहुत अंतर दिखाई पड़ता है? सही बात तो यह है कि उस पुराने आदमी को भी अगर आज के कपड़े पहना दिए जाएं तो ऐसा लगेगा कि आज का ही आदमी है, और आज के आदमी को भी 4 महीने जंगल में छोड़ दो तो वो उसी पुराने आदमी जैसा दिखने लगेगा, है ना? तो शरीर तो बहुत बदला नहीं, लेकिन सभ्यता को देखिए, संस्कृति को देखिए, ज्ञान को देखिए और विज्ञान को देखिए। वो जंगल का आदमी कहां और आज का आदमी कहां, बहुत आगे बढ़ा है। अब समझिए आप, हमारी स्थितियां बहुत बदल गई हैं बाहर की, लेकिन शरीर हमारा वैसा ही है जैसा उस प्राचीन मानव का हुआ करता था। तो शरीर अभी भी पुराने संस्कारों में ही बंधा हुआ है, पुरानी वृत्तियों में ही बंधा हुआ है। शरीर अभी भी ऐसा ही आचरण करता है जैसे कि अभी वो जंगल में ही हो। तो इसीलिए आंखें लगातार इधर उधर इधर उधर इधर उधर भटकती रहती हैं। जंगल वाले की भटकनी जरूरी थी। और ये जो मस्तिष्क है, ये भी शरीर का ही हिस्सा है, ये भी अभी पुरानी तरह ही संस्कारित है। ये भी अभी इधर उधर भटकता रहता है। मस्तिष्क के भटकने को कहते हैं विचारों का भटकाव। विचार आते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। क्योंकि जितनी तेजी से आदमी की बाहरी स्थिति बदली है, उतनी तेजी से आदमी की आंतरिक स्थिति नहीं बदली है। मस्तिष्क हमारा अभी भी बहुत पुराना है, लेकिन सभ्यता और संस्कृति हमारे बहुत फैल गए हैं, ज्ञान हमारा बड़ा विस्तृत हो गया है। लेकिन ये मस्तिष्क अभी भी वैसा है जैसा हजारों साल पहले हुआ करता था। बहुत कम परिवर्तन आया है इसमें। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए होता है कि बाहर निकलते हो और वहां देखा कि किसी घर के आगे कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, तुरंत उनकी ओर देखना शुरू कर देते हो। यह हमारा पुराना पशुवत जंगली आचरण है जो हम आज भी छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि यह हमारे शरीर में बैठा हुआ है। जब भी ऐसा अगली बार हो, कहना ये देखो कर दिया ना मैंने, जानवर सा व्यवहार। ये हमारा पुराना जानवर है जो हमसे ये सब करवा रहा है। बाहर निकले और यहां पर ये सब बातें सुन रहे हो, बाहर निकलते ही अड़ोस पड़ोस में कहीं कोई फिल्मी गीत बजा और उस गीत ने आकर के कब्जा कर लिया, उपेक्षा ही नहीं कर पाए। उपेक्षा करना हमें जंगल ने सिखाया ही नहीं है। जंगल में जो उपेक्षा करेगा वो मरेगा। इसलिए इतना मुश्किल होता है हमारे लिए किसी भी चीज को छोड़ पाना, उपेक्षित कर पाना, इग्नोर कर पाना। क्योंकि जंगल में जो इग्नोर करने के सिद्धांत पर चल रहा है वो बहुत दिन चल नहीं पाएगा, वो खत्म हो जाएगा। हम वो पुराना जंगल अभी भी अपने भीतर रखे हुए हैं, भीतर से जानवर ही हैं। इसीलिए छोटी छोटी बातों को भी हम उपेक्षा नहीं दे पाते। कोई बात होती है उसको मन में लिए रहते हैं, मन में लिए ही नहीं रहते उसको, हम मन में कई बार एक स्थायी जगह दे देते हैं। बहुत पुरानी बात को मन का घाव बना लेते हैं, छोड़ ही नहीं पाते। बात समझ में आ रही है? मैं एक पहाड़ पर गया था, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहां पर एक कुत्ता था। जिस होटल में मैं रुका था उनके मालिकों के पास, होटल के ठीक पीछे एक छोटा सा पहाड़ था। तो मैं उस पहाड़ पर था, वो कुत्ता पीछे पीछे आ गया मेरे, और उस पहाड़ पर चढ़ते ही कुत्ते ने थोड़ा अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में होटल से ही एक कर्मचारी आया और कुत्ते को ले जाने लगा। मैंने कहा ये कुत्ता अभी तक, जब तक हम लोग ऊपर आ रहे थे, बिल्कुल सामान्य आचरण कर रहा था, ये ऊपर पहुंचते ही बिदका हुआ सा क्यों है? ये परेशान लग रहा है, ये डरा हुआ लग रहा है। उसने बताया कि जब ये कुत्ता छोटा था उस समय पर इसी पहाड़ पर एक तेंदुए ने आकर के इसको उठा ले जाने की कोशिश करी थी। एक तेंदुए ने इसको उठा ले जाने की कोशिश करी थी। ये बच गया, किसी तरह से लोगों ने इसको बचा लिया।
तब से ये कुत्ता जब भी इस पहाड़ पर आता है बहुत चौकन्ना रहता है, डरा हुआ रहता है, सहमा हुआ रहता है। ये बहुत पुरानी बात है, इसका शरीर से ताल्लुक है, इसका हमारी पशुता से ताल्लुक है, समझिए। वैसा ही काम हम भी करते हैं ना, अतीत की चोटों को मन में सहेजे रखते हैं। ये हम उस कुत्ते ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। कुत्ता नहीं समझ पा रहा है कि वो जो घटना घटी थी तब घटी थी जब वो बहुत छोटा था। कुत्ता नहीं समझ पा रहा है कि वो घटना रात के अंधेरे में घटी थी। कुत्ता नहीं समझ पा रहा है कि वो घटना तब घटी थी जब सब सोए पड़े थे, और इस वक्त तो दोपहर है, धूप खिली हुई है और उसके साथ 2 वयस्क हैं। इस वक्त तेंदुए के आक्रमण का कोई खतरा नहीं है। कुत्ता बिल्कुल नहीं समझ पा रहा है। उसी कुत्ते जैसा आचरण अभी पिछले ही महीने मुझे अनुभव में आया। हम जिम कॉर्बेट में थे, तो वहां की जो मुख्य सड़क ही है उस पर थोड़ा टहल रहे थे, तभी एक घटना घटी जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। सामने से, मुश्किल से 15 फीट सामने से शेर गुजर गया। बाघ ने सड़क पार करी। ठीक है भाई, हमने देख लिया, बाघ सड़क से इधर से निकला और अपना धीरे से पार कर गया। अगले दिन फिर हम वहीं टहल रहे थे उसी जगह पर, तो पीछे से 5-7 लोग दौड़ते हुए आए और बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं नहीं, इस जगह पर बिल्कुल नहीं, इस जगह पर बिल्कुल नहीं। मैंने कहा क्या हो गया? बोले हमने सुना है कल यहां से बाघ गुजरा था। मैंने कहा तुमने सुना है? मेरे सामने से गुजरा था, मैंने देखा था, और वो कल गुजरा था, आज मुझे यहां क्यों रोक रहे हो? बोले नहीं, यहीं से गुजरा था तो यहां मत रहो। मैं कहूं गुजर गया, अभी थोड़ी बैठा है यहां पर, वो गुजर गया, अब यहां सामने थोड़े ही है। ये बिल्कुल उस कुत्ते ऐसी बात हो गई ना। वो कुत्ता हमारे भीतर जिंदा है, देह हमारी अभी भी पशु की ही है, हमारी आदिम वृत्तियां अभी भी जानवर की ही हैं। कुत्ता नहीं भुला पा रहा था कि बचपन में किस जगह पर तेंदुए ने उस पर आक्रमण करा था। कुत्ता भूल ही नहीं पा रहा था कि पहाड़ में इस जगह पर तेंदुए ने मुझ पर आक्रमण करा था। कुत्ता जैसे अभी भी माने बैठा है कि तेंदुआ दोबारा आक्रमण करेगा तो पहाड़ में उसी जगह पर करेगा। भाई कुत्ते, अगर तुझे परेशान होना ही है तो लगातार परेशान रहे, क्योंकि तेंदुआ तो कहीं भी आ सकता है पहाड़ भर में। उसी जगह पर, उसी खास बिंदु पर दोबारा थोड़े ही आएगा जहां उसने तुझ पर बचपन में हमला करा था। पर कुत्ता सहज रहा, लगातार सिर्फ असहज हो गया उस जगह पर पहुंचकर जहां अतीत में तेंदुए ने उस पर हमला करा था। इसी तरीके से अभी पिछले महीने जिम कॉर्बेट में बाकी पूरी सड़क पर टहल लेना, देखो उस जगह पर खड़े मत होना, क्योंकि वहां से कल बाघ गुजरा था। भाई बाघ उसी जगह पर दोबारा थोड़े ही आएगा। पहली बात तो ये बहुत विरल, रेयर बात है कि सड़क से ऐसे आमने सामने से बाघ गुजर जाए, और दूसरी बात, कल जहां गुजरा था दोबारा क्या आज वहीं आएगा? पर पुरानी आदतें। निश्चित रूप से इस आचरण का जंगल में कुछ लाभ रहा होगा। निश्चित रूप से इस तरह की वृत्ति का जंगल में कुछ लाभ रहा होगा। क्योंकि जंगल में लाभ था, इसीलिए आदमी ने वो वृत्ति पकड़ ली, उसका अभ्यास कर लिया, उसे अपने भीतर गहराई से स्थापित कर लिया। उदाहरण के लिए, अगर जंगल में कोई छोटा सा पानी पीने का स्थान है, कोई छोटा सा तालाब है या झील है, तो पशु अक्सर उस तक जाने का एक रास्ता निर्धारित कर लेते हैं, है ना? आपको अगर उस रास्ते पर किसी दिन कोई पशु मिला है, तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि
अगले हफ्ते 10 दिन में उसी रास्ते पर दोबारा मिलेगा, क्योंकि वो उसी रास्ते से होके जाता है तालाब की ओर। मगरमच्छ के बारे में तो जाना ही जाता है कि वो जब पानी से निकलता है तो जिस रास्ते से हो करके बाहर को आता है, बिल्कुल वही रास्ता लेकर के वापस जाता है। तो तब यह बात सही थी कि अगर आज तुमको यहां पर जानवर मिला है तो यहां मत खड़े हो, यहां दोबारा आ सकता है। वो बात कब सही थी? वो तब सही थी तब। आज वो बात सही नहीं है, पर हम आज भी ऐसा ही आचरण कर रहे हैं जैसे हम उसी आदिम जंगल में हों। शरीर ने वो बात सीख ली है, क्योंकि शरीर ने उस बात का लाखों साल तक अभ्यास करा है। आप समझ रहे हो? और शरीर का मुक्ति आदि से कोई संबंध नहीं। मनुष्य और पशु में अंतर यही है कि मनुष्य के पास एक चेतना है जो मुक्ति के लिए छटपटाती है। शरीर का काम है किसी तरह से अपने आप को सुरक्षित रखना, ताकि वो अपनी जीवन अवधि पार कर सके, 80 साल जी सके, उस 80 साल में तंदुरुस्त रह सके, जीवन का भोग कर सके और संतान पैदा कर सके। शरीर इतना ही चाहता है। तो शरीर अपने आप को बचाने के लिए और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस हिसाब से काम करता है। उसने अभ्यास कर रखा है, अभ्यास से उसने कुछ चीजें सीख रखी हैं। लेकिन आदमी शरीर भर नहीं है। आदमी और जानवर में हमने कहा यह अंतर है कि आदमी एक चेतना है जो मुक्ति के लिए छटपटाती है। चेतना कहती है कि शरीर जाए तो जाए, मुक्ति चाहिए। शरीर को इन बातों से कोई मतलब नहीं। वो अपने हिसाब से लगा रहता है, इधर व्यथित होने में, उधर व्याकुल होने में, यहां मजा ढूंढने में, वहां रस ढूंढने में, वहां भोजन मिल जाए, वहां कुछ और मिल जाए, इधर देखो उधर कुछ रंगीन दिख रहा है, उधर को बढ़ो उधर कुछ भीड़ दिखाई दे रही है, अरे वहां क्या हो गया, अरे क्या खबर आई है, अरे क्या चल रहा है। ये हमारे पुराने शारीरिक संस्कार हैं। चेतना को इन संस्कारों से कोई मतलब नहीं। वो जो भीतर की बेचैनी है वो तो एक ही चीज चाहती है, वो कहती है मैं परेशान हूं, मैं फंसी हुई हूं, मुझे आजादी दो। अध्यात्म उसी आजादी को पाने का जरिया है, उपाय है। तो अध्यात्म फिर आपको सिखाता है कि देखो, अगर आजादी पानी है तो सबसे पहले शरीर से इतना जुड़ाव बंद करो, क्योंकि शरीर संस्कारित है, पुराना, वो अपने हिसाब से चलेगा। तुम्हें आजादी दिलवाने के लिए शरीर का निर्माण ही नहीं हुआ है। तुम अगर शरीर से इतना जुड़े रहोगे तो जैसे शरीर बहका बहका घूमता है, तुम भी बहके बहके घूमोगे। तुम शरीर के बहकाव को अपना बहकाव बना लोगे। तो अध्यात्म कहता है शरीर से थोड़ी दूरी बनाओ भाई। शरीर का काम है भटका रहना। तुम भी भटके ही रह जाओगे अगर तुम इतने शरीर बन के चलोगे। शरीर का काम है हमेशा जानवर जैसा व्यवहार करना। तुम्हारा व्यवहार भी जानवर जैसा हो जाएगा अगर शरीर बनकर चलोगे। अगली बार जब भटको बहको तो जानवर को याद कर लेना। और जब मैं कह रहा हूं जानवर, तो मैं जानवर पर लांछन नहीं लगा रहा, जानवर को हीन नहीं बता रहा। मैं बस इतना कह रहा हूं कि आप जानवर नहीं हो। जानवर जैसा है अपनी जगह मस्त है। जानवर की जगह जंगल में है, जंगल में उसे कोई छटपटाहट नहीं है, उसके पास वो चेतना ही नहीं है जो मुक्ति के लिए छटपटाए। तो जानवर ठीक है, सहज है, जंगल में वो मस्त है। आप मस्त नहीं हो, क्योंकि शरीर तो आपका जानवर का है, चेतना आपकी जानवर की नहीं है। शरीर से आप भले ही जानवर हो, लेकिन आप चेतना से जानवर नहीं हो। तो आपको अलग तरह से व्यवहार करना पड़ेगा। आप खरगोश की तरह या तितली की तरह या छिपकली की तरह या भैंस की तरह या शेर की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। आपका व्यवहार बहुत अलग होगा। और अपने व्यवहार को कभी भी ये कहकर के तो जायज ठहरा ही मत दीजिएगा कि प्राकृतिक या नेचुरल है। अगर आपका व्यवहार प्राकृतिक है तो यह आपके लिए शुभ सूचना नहीं है। आपके व्यवहार को पराप्राकृतिक होना पड़ेगा।
अप्राकृतिक नहीं कह रहा, पराप्राकृतिक, बियॉन्ड प्रकृति। कई बार लोग कहते हैं कि अरे भाई ये सब तो नेचुरल है ना, जानवर अगर प्रकृति पर चल रहा है तो भली बात है। आप अगर अपने कर्मों को, अपने व्यवहार, अपने आचरण, अपने विचारों को यह कहकर जायज ठहराने लग गए कि यह सब प्राकृतिक है, तो आपने अपने लिए गड्ढा खोद लिया। यह कोई तर्क ही नहीं है कि यह सब तो प्राकृतिक ही बात है ना, कि आदमी अगर संगीत सुनता है तो आकर्षित हो जाता है, आदमी अगर भोजन सूंघता है तो मुंह में लार आ जाती है और खाने के लिए उतावला हो जाता है। ये सब हरकतें जानवर के लिए ठीक हैं, उसको शोभा भी देती हैं। मनुष्य अगर ये हरकतें करने लग जाए तो फिर वो जानवर ही हो गया। फिर आदमी में और जानवर में अंतर क्या? और अंतर है ना, अंतर हमारा बनाया हुआ नहीं है, अंतर है, पैदा होते से ही अंतर है। अंतर यह है कि जानवर शरीर मात्र है और वृत्तियों का पिंड मात्र है, और आदमी शरीर के अलावा भी कुछ है। क्या है? आदमी वो चेतना है जो उत्तर मांगती है, पशु उत्तर नहीं मांगते। आदमी वो चेतना है जो समस्याओं का समाधान मांगती है। आदमी वो चेतना है जो अस्तित्व की जड़ तक पहुंचना चाहती है। आदमी वो चेतना है जो पूछती है मैं कौन हूं। कोई जानवर पूछता नहीं पाया गया मैं कौन हूं। आदमी और जानवर में अंतर है, तो इसीलिए आपके भीतर जो कुछ भी जानवर जैसा है, आपको उसे जानवर की ही जगह पर रखना पड़ेगा। उसके साथ तादाद में मत बना लीजिए, उसके साथ साझा मत कर लीजिए। उस जिंदगी से ज्यादा बर्बाद कोई जिंदगी नहीं है जो छोटी छोटी चीजों में उलझ के चली जाए। बात समझ में आ रही है? और खेद की बात है कि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में छोटे मुद्दों के अलावा कुछ होता ही नहीं। उसने मेरे 5 रुपए रख लिए, लौटाए नहीं। उसने मुझे 2 बातें बोल दी, वो ऐसा है, वो वैसा है। देखो 5 साल पहले तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार करा था। अरे मेरे कुर्ते में दाग लगा हुआ है, मैं 5 लोगों के सामने कैसे चला जाऊं। अरे मैं पीछे रह गया, अब मुझे भीड़ में, महफिल में सबके सामने लाज आती है। ये सब वो छोटी और पशुतुल्य बातें हैं जो आदमी की जिंदगी की बर्बादी का कारण बनती हैं। खतरा यह है कि आपको पता भी नहीं चलेगा जिंदगी बर्बाद हो रही है, क्योंकि ये बातें इतनी लगातार आती हैं कि ये आपको बीच में रुककर, ठहर कर कुछ सोचने समझने का अवकाश ही नहीं देती। एक के बाद एक विक्षेप चले आ रहे हैं। आप एक से अगर मुक्त होते हो तो सिर्फ एक दशा में कि दूसरे में फंस जाओ। एक विक्षेप से हमारी जो मुक्ति होती है वो मुक्ति भी बड़ी झूठी मुक्ति होती है। एक से छूटे नहीं कि दूसरे में उलझे। हम एक से छूटते ही इस शर्त पर हैं कि दूसरे में उलझेंगे। तो जब एक से छूटे दूसरे में उलझे तो रुक करके, ठहर करके अवलोकन करने का, ध्यान करने का, समझने का कोई अवकाश, कोई अंतराल ही नहीं मिलता। जिंदगी बर्बाद बहती चली जाती है, जैसे नदी बहती जा रही है लगातार हिमालय से सागर तक। बीच में कहीं भी उसे जरा सा भी ठहराव मिल रहा है क्या? वो बहती जा रही है। ये जिंदगी ये बहती जा रही है, और ये कब खत्म हो जाती है, कब बीत जाती है, कब पूरी व्यर्थ चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। हम कभी पानी के गिलास में उलझे हैं, कभी बिजली के बल्ब में उलझे हैं, कभी बैंक की किस्त में उलझे हैं, कभी लड़के बच्चों में उलझे हैं, कभी पति में, कभी पत्नी में उलझे हैं, कभी राजनीति में उलझे हैं। रुपया पैसा तो रोज का मुद्दा है ही। अखबार और मीडिया, घर परिवार, यहां ये दावत, वहां वो विवाह। अब ये पाना है, अब उसको दिखाना है। ये सब जंगल का कारोबार चल रहा है, और इसका कुल नतीजा होगा जानवर जैसा जीवन और जानवर जैसी मौत।
जानवर को जानवर जैसी मौत मिले कोई बुराई नहीं, आदमी को जब जानवर जैसी मौत मिलती है, ये बड़े अफसोस की बात है। उससे ज्यादा छोटा कोई आदमी नहीं जिसकी जिंदगी में सब छोटे छोटे मुद्दे हैं। इसीलिए समझाने वालों ने बार बार कहा है, बी पुअर। उन्होंने कहा है गरीब रहो। गरीब होने का मतलब समझते हो? तुम्हारी जिंदगी में मुद्दे कम रहें, इस अर्थ में गरीब रहो। तुम्हारे पास वो सामग्री कम रहे जिसको लेकर के तुमको बहुत विचलित होना पड़े, चिंतित होना पड़े, इस अर्थ में गरीब रहो। तो एक तरफ तो मैं कह रहा हूं उससे छोटा कोई नहीं जिसकी जिंदगी में सब छोटे छोटे मुद्दे भरे हुए हैं, और दूसरी ओर मैं कह रहा हूं उससे ज्यादा गरीब कोई नहीं जो आंतरिक तौर पर गरीब नहीं है। कोई आपसे पूछे क्या सोच रहे हो, आपके पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए। आप इतने गरीब हो कि आपके पास कोई जवाब नहीं होना चाहिए। आप कहें मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है। यह है सही जीवन, यह है आध्यात्मिक जीवन। मेरे पास कोई मुद्दा ही नहीं है, मैं क्या सोचूं? मेरे पास कुछ नहीं है जो रातों को मेरे सपने में आए, मुझे ललचाए या डराए। मेरे पास कुछ नहीं है जिसको पाने के लिए ललायित रहूं या जिसकी सुरक्षा के लिए व्यग्र रहूं। यह हुआ वास्तव में मनुष्य का जीवन। समझ आ रही बात? लेकिन वो बहुत दूर की कौड़ी है कि मेरे पास कुछ नहीं है। हमारी जो हालत है, हमारे पास कुछ होना चाहिए। मन में क्या होना चाहिए? हमारे पास उपाय होने चाहिए और हमारे पास संकल्प होने चाहिए उन चीजों को मन से हटाने के जो मन में होनी नहीं चाहिए थी पर मन में आकर के बैठ गई हैं, जो जिंदगी में होनी नहीं चाहिए थी पर जिंदगी में आकर बैठ गई हैं। और जिस दिन आप उन चीजों को, उन विचारों को, उन विषयों को अपनी जिंदगी और अपने मन से बेदखल कर दें जो अनावश्यक रूप से घुसकर बैठे हुए हैं, उस दिन फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा और वो जीवन की शान होगी। बात समझ में आ रही है? इस पूरी बात में इतना अगर आप याद रख लें कि उस आदमी से छोटा कोई आदमी नहीं जिसके लिए सब छोटे छोटे मुद्दे ही बहुत बड़े हो जाते हैं, काफी है।